नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। अभी अपने लोकनाट्य जो टॉपिक है उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। लोकनाट्य पार्ट फर्स्ट में हमने ख्याल, रम्मत, चार बेंत और लीलाएं इनके बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। देखो, लोकनाट्य, इससे पहले वाला जो टॉपिक है आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और एक आपसे निवेदन है कि जैसे ही वीडियो देखना स्टार्ट करो उससे पहले उसको लाइक और एक दो जगह ग्रुप में, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लिंक लगा के सभी के साथ उसको शेयर कर दिया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख पाएँ। तो देखो, लोकनाट्य जो है इसमें आज हम बात करेंगे तमाशा की। आज करेंगे तमाशा करेंगे आज। देखो, तमाशा नाम का ये जो लोकनाट्य है, तमाशा क्लास में कई बार पूछता हूँ कि तमाशा कहाँ कहाँ का प्रसिद्ध है, तो कई बार बच्चे बताते हैं। सेकंड ग्रेड के बैच में एक बार पूछा था, मैंने कहा तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो जो लड़कियाँ बैठी थी, काफ़ी मैरिड थी, वो उन्होंने कहा सर घर घर का प्रसिद्ध है। तो तमाशा वैसे तो घर घर का प्रसिद्ध है, लेकिन हम जिस तमाशे की बात करने जा रहे हैं साथियों, वो तमाशा थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या होता है ये तमाशा। इसमें एक खुले मैदान में, खुले मंच पे, अलग से स्टेज नहीं बनाते, खुले मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे शेर व शायरी और चुटकुले और ऐसा एक प्रोग्राम होता है, हंसी मजाक वाला। और ये जो पूरा नाटक होता है इसको हम तमाशा कहते हैं। ये मूलतः महाराष्ट्र का है। ठीक है, मूल रूप से महाराष्ट्र का है तमाशा। इसके बाद में राजस्थान के जयपुर में सवाई प्रताप सिंह राजा था, सवाई प्रताप सिंह के समय प्रारंभ हुआ। देखो, वैसे याद रह जाएगा अपने तमाशा। ये जो बॉम्बे रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र वाले जो लोग हैं तमाशा ज़्यादा ही करते हैं, तो तमाशा मूल रूप से हो जाएगा महाराष्ट्र का। और राजस्थान के जयपुर का तमाशा प्रसिद्ध है। किसके समय स्टार्ट हुआ, तो सवाई प्रताप सिंह। और साथियों, सवाई प्रताप सिंह, ये वही सवाई प्रताप सिंह है जिसने 1799 में जयपुर में हवा महल बनवाया था, हवा महल की नींव रखी थी। अब यहाँ तक की बात हमने कंप्लीट कर ली। अब हम बात करेंगे कि मुख्य वाद्य यंत्र। इसमें तबला बजाएंगे, सारंगी बजाएंगे, हारमोनियम बजाते हैं, हारमोनियम, और एक नकारा नाम का वाद्य यंत्र बजाया जाता है। 3-4 एक वाद्य यंत्रों के नाम। वाद्य यंत्र बड़े मोस्ट है, जरूर ध्यान में रख लेना। जब डीपली प्रश्न कभी बनाएगा एग्जाम वाला तो हमारे से ये वाद्य यंत्र की बात जरूर पूछेगा। वाद्य यंत्र दिखने में कैसे होते हैं, ये सारी बातें मैं आपको वाद्य यंत्र वाले टॉपिक में बढ़िया तरीके से चित्र बना के और करवा दूंगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे एक कलाकार था जिसका नाम था वासुदेव जी भट्ट। वासुदेव भट्ट ने, कलाकार था ये, और वासुदेव भट्ट ने गोपीचंद व हीर रांझा, गोपीचंद व हीर रांझा तमाशा शुरू किया था। गोपीचंद और हीर रांझा तमाशा क्या किया था, शुरू किया था। हीर रांझा पीने के बाद में आदमी तमाशे बहुत करता है भाई। प्रोडक्ट है, आजकल लॉकडाउन में बड़ा मुश्किल से मिलता है, ये अभी मिलने लग गया ये हीर रांझा। ठीक है, बताऊंगा हीर रांझा के बारे में बात आपको बताऊंगा मैं। तो वासुदेव जी भट्ट ने गोपीचंद और हीर रांझा नाम के 2 तमाशे जो है वो स्टार्ट किए थे। अब हम बात करें इसके कलाकारों की। अगर बात करें तो ध्यान रखना, इसके कलाकार, मैं यहाँ से आपको जोड़ के एक बात
आप तक पहुंचा दूंगा, ध्यान रखना। तमाशा स्टार्ट हुआ सवाई प्रताप सिंह के काल में। सवाई प्रताप सिंह जो है कृष्ण जी का भक्त था और इसीलिए इस सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल की आकृति श्री कृष्ण भगवान के मुकुट के समान रखी थी। तो तमाशा शुरू हुआ प्रताप सिंह के काल में। प्रताप सिंह भक्त थे श्री कृष्ण के। तो कलाकार देखो, कृष्ण जी क्या बजाते थे? बंसी। क्या बजाते थे? बंसी। जब बंसी बजाते थे तब दौड़ दौड़ के कौन आती थी? गोपियां। कौन आती थी? गोपियां आती थी। कृष्ण जी के पिताजी कौन थे? वासुदेव जी। कौन थे? वासुदेव जी। और गोपियां उन पे क्या बरसाती थी? फूल। क्या बरसाती थी? फूल। तो अब कृष्ण जी बंसी बजाते थे, गोपियां दौड़ के आती थी। कृष्ण जी के पिताजी वासुदेव जी थे और गोपियां कृष्ण जी पे फूल बरसाती थी। इतनी सी बात है। तो ये हो जाएगा बंसी जी भट्ट। ये हो जाएगा, अब भट्ट भट्ट लगा दो इनके पीछे, भट्ट भट्ट भट्ट। ठीक है। और वासुदेव जी भट्ट, जगह कम पड़ गई इसे जी बाद में सब औरों के लगा दिए, इसके रहने दो कोई बात नहीं। फूल जी भट्ट। फूल जी भट्ट। क्लास में पूछ लेते हैं कि शरारती तत्व होते हैं कि बैठे रहते हैं लास्ट बेंच पे कि गुरुजी आलिया भट्ट के परिवार में ही है। ठीक है, आलिया भट्ट बे अलग है, होश के परिवार में हुआ है, कोई काका ताऊआ में हुआ है, कोई बुआ की छोरी हुआ है, कोई होश के यहाँ। ठीक है, लेकिन आलिया मालिया पर ध्यान कम दो। फूल जी गोपी जी भट्ट है, बढ़िया आदमी है, याद करो। अब देखो इसके बाद में इसके खुले मंच को अखाड़ा, तमाशे के खुले मंच को अखाड़ा कहते हैं। अखाड़ा कहते हैं वह, अखाड़ा कहते हैं वह, इसके कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। कलाकार क्या कहलाते हैं? उस्ताद कहलाते हैं। खुले मंच को अखाड़ा कहते हैं, कलाकार इसके उस्ताद कहलाते हैं। और एक जिक्र आया था अपने उस्ता कला में, उस्ता कला के कलाकारों को भी उस्ताद कहेंगे, ध्यान रख लेना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो तमाशा अपना कंप्लीट हो गया। तमाशे के बाद में एक और अपने नाटक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तमाशा तो हो ही गया अपना। ठीक है, फ्री का ही नंबर है ये, वैसे इतना कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण सा टॉपिक तो है नहीं, प्रभावशाली कोई बात नहीं है इसमें कि ज़्यादा पढ़ना, एक पेज का सारा ही है। और लगभग बातें ऐसी है कि आप में ये वीडियो सुनोगे तो आपको क्लास में याद हो जाएगी, इतनी बढ़िया चीज़ें हैं, नाटक हैं सारे के सारे। अब इसके बाद में हम बात करेंगे गौरी राई नाट्य की। गौरी राई नाट्य, गौरी राय नाट्य की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो देखो ये जो गौरी है, यहाँ पे गौरी का मतलब होता है गौरी अर्थात पार्वती। राई यहाँ पे है, राई का मतलब है भगवान शिव। और ये जो पूरा नाटक है ये शिव और भस्मासुर की कथा पे आधारित है। अब देखो कहाँ दिखाएंगे ये नाटक? ये नाटक दिखाया जाता है मेवाड़ में। मेवाड़ बोले तो उदयपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको अपन कहेंगे मेवाड़ बोल देंगे। ठीक है, तो मेवाड़ का ये नाटक है, किसकी कथा पे आधारित है? तो शिव और भस्मासुर की कथा पे आधारित है। भस्मासुर की कथा पे आधारित है। शिव और भस्मासुर की कथा पे आधारित ये नाटक है। ठीक है, एक मिनट रुको, भी मैं पानी पी लेता हूँ। प्रयोग करो।
ठीक है। तो अब देखो शिव भस्मासुर की कथा पे आधारित है। शिव भस्मासुर की कथा क्या है कि हमने बार बार एक बात सुनी है कि राक्षस होते थे, तपस्या करने बैठ जाते थे और तपस्या करके और शंकर भगवान से वरदान मांगते थे। अब शंकर भगवान ने हमेशा मना करते थे उनको, शिव जी हमेशा मना करते थे भी मैं वरदान नहीं दूँ, क्यों राक्षस आदमी है उसको वरदान देंगे तो बाद में क्या है दिक्कत करेगा। और राक्षस वरदान भी बड़े अजीबोगरीब मांगते थे। और ज़्यादातर जो कहानियाँ हुई उनमें एक चीज़ कॉमन रही कि जब शिव जी बात नहीं मानते थे तो राक्षस जाते थे शिव जी की पत्नी के पास में, पार्वती के पास जाते थे और पार्वती से जाके कहते, इमोशनल ब्लैकमेल करते उनको, ये कहते कि माते हमने सुना है कि भगवान जो है वो आपकी बड़ी मानते हैं। तो पार्वती कहते भी हाँ मानते हैं, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, मानते हैं कि चलो मेरा एक काम जो है, मेरी एक फाइल पेंडिंग है, मेरा काम ये करवा दो आप और मैं मान लूँगा कि आपकी बहुत चलती है उनके आगे। तो वो बोले कि हाँ बोलो। तब उन्होंने कहा कि शंकर से एक छोटा सा वरदान हमें दिलवा दो। और छोटा सा क्या वरदान तो खतरनाक था। तो माता पार्वती चली गई, कहा कि प्रभु मेरी बात रखो आप और वरदान इसको दो। लेकिन शंकर भगवान ने समझाया, हमेशा समझाते थे कि देख तू मेरे को मरवाएगी और ये बड़ा पंगा हो जाएगा अपने साथ में, राक्षस आदमी विश्वास नहीं है। लेकिन पार्वती ने कहा नहीं नहीं, तो अब तो चाहे जो मर्जी हो जाए, ईगो की बात है, अब तो वरदान देना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि शंकर भगवान ने उसके भस्मासुर को वरदान दे दिया। वरदान ये था कि जिसके सिर पे हाथ रखेंगे वो आदमी भस्म हो जाना चाहिए। अब जैसे वरदान दिया तो राक्षस ने इस प्रकार से अपना हाथ ऐसे किया और शिव जी की ओर बढ़ने लगा। प्रभु को पता चल गया भी ये आदमी पहला प्रैक्टिकल मेरे ऊपर ही करेगा, ठीक है, मेरे ऊपर हाथ रखेगा और मेरे को जलाएगा ये आदमी। तो शंकर भगवान वहाँ से भागने लगे, आगे आगे शंकर भगवान पीछे पीछे भस्मासुर। वरदान दिया था, गड़बड़ हो गई, क्या करें भगवान भी, ठीक है, पत्नी की बातों में आ गए और समस्या मोल ले ली। अब क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद हाँप गए, बूढ़े आदमी कितनी देर तक भागे, हाँप गए तो बाद में रुके और रुक के और ये कहा कि भस्मासुर देख बेटा मेरे को तो तू मारेगा आज, लेकिन तेरे लिए एक स्कीम है, एक बड़ा ऑफर है, कॉम्बो पैक है। एक तेरे को मैं कला और दे के जाता हूँ, तांडव नृत्य मैं तेरे को सिखा दूंगा। और तांडव नृत्य अगर तू सीख गया तो जब भी तू तांडव करेगा तू प्रलय लाने की तेरे में शक्ति आ जाएगी, प्रलय ला सकता है, इतनी बड़ी शक्ति जो केवल मेरे पास है वो मैं तेरे को दे दूंगा। राक्षस लालच में आ गया, उसने कहा चलो ठीक है दे दे, जल्दी दे। अब क्या हुआ कि शिव भगवान दूर खड़े हो गए, उन्होंने उसको डांस के स्टेप सिखाए। ऐसे करते करते स्टेप ऐसे करते करते और शंकर भगवान ने डांस करते करते एक सिर अपने हाथ के ऊपर ऐसे किया और भस्मासुर ने भी ठीक वैसे ही किया, उनको फॉलो कर रहा था वो, वैसे ही किया। तो जैसे ही भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सिर के ऊपर किया और भस्मासुर हाथों हाथ क्या हो गया, भस्म हो गया, क्योंकि वरदान ये था कि जिसके भी सिर पे हाथ रखेगा चाहे वो खुद का ही क्यों ना हो, तो इसी कारण भस्मासुर भस्म हो गया और शिव जी की जान छूटी। तो ये शिव भस्मासुर की स्टोरी है, ठीक है। इस कहानी से एक शिक्षा और मिलती है कि पत्नी की बात में नहीं आना चाहिए। अब देखो गौरी राय नाटक की हमने इतनी बातें कर ली। अब इसके बाद में मेवाड़ में रक्षाबंधन, सावन पूर्णिमा को आता है, मेवाड़ में रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिन तक प्रदर्शित किया जाता है। कितने दिन दिखाएंगे? 40 दिन दिखाएंगे। देखो एक चीज ध्यान में रख लेना, सावन पूर्णिमा के दिन सावन कंप्लीट हो जाता है और सावन के बाद में महीना आता है भाद्रपद वाला, तो ये प्रोग्राम चलेगा भाद्रपद महीने में। ये मत मान लेना कि ये सावन के महीने में, क्योंकि सावन पूर्णिमा को सावन खत्म और सावन पूर्णिमा या रक्षाबंधन के अगले दिन से, अगले दिन का मतलब है भादवे की 1 तारीख को, ठीक है, 40 दिन तक दिखाया जाता है। इसके बाद में हम बात करें, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य है
इसे, ये बहुत मोस्ट लाइन है, इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं। मेरु नाट्य कहते हैं। मेरु नाट्य का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, नाटकों की रीढ़ की हड्डी किसको कहेंगे? अपने गौरी राई नाटक को। अब देखो, नाटक का नाम तो गौरी राई है, ध्यान रख लेना, लेकिन इसमें गौरी अलग नृत्य करती है, राई जो आदमी राई बना हुआ होता है वो अलग नृत्य करता है। तो गौरी एक अलग से डांस हो जाएगा और राई एक अलग से डांस हो जाएगा। और गौरी और राई दोनों डांस कब किए जाते हैं? गौरी राई नाट्य में किए जाते हैं। तो गौरी राई तो नाटक है, गौरी नृत्य और राई नृत्य, ये दो अलग बातें हो जाएगी। मतलब दोनों नृत्य भी हैं और दोनों को मिला के ये कंप्लीट नाटक भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात हमने कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद में देखो इसके मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। मुख्य पात्र जैसे रामायण में राम होते हैं, सीता है, बाली, सुग्रीव, जटायु है, ये सारे होते हैं, तो वो पात्र है, उसके कैरेक्टर है। तो मुख्य पात्र है इसके, मुख्य पात्रों में यहाँ हो जाएगा कुटकुड़िया। देखा तो मैंने नहीं, पर नाम बड़े अजीब है इनके। कुटकुड़िया, खटखड़िया, झमटिया, कुटखुड़िया, खुटखुड़िया, झमटिया, पाट बोपा, पाट बोपा, खड़ा लिया भूत, खड़ा लिया भूत, बूढ़िया, ये इसके क्या हो जाएंगे? इस नाटक के मुख्य पात्र हो जाएंगे। तो ये अपना नाटक यहाँ पे कंप्लीट होता है, गौरी राई नाटक। और इसके जो कलाकार होते हैं, इनके कलाकारों को कहते हैं खेलार। जो ये नाटक दिखाएंगे उन कलाकारों को क्या कहा जाएगा? खेलार कहा जाएगा। तो ये अपना गौरी राई नाटक हो गया बढ़िया तरीके से, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है, गौरी राई नाटक के बाद में एक नया नाटक अपने स्टार्ट करेंगे, भवाई। भवाई भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, भवाई नृत्य भी है और भवाई नाट्य भी है, क्योंकि भवाई नाटक दिखाएंगे, उस समय जो डांस होगा उस डांस का नाम रहेगा भवाई डांस। यहाँ हम बात कर रहे हैं भवाई नाटक की। भवाई नाट्य पूछ ले कहाँ का है, तो भवाई नाट्य बताना है मेवाड़ का। ठीक है, ये जो नाटक है ये मूलतः गुजरात का नाटक है। मूलतः कहाँ का है? गुजरात का। तो राजस्थान में किसने शुरू किया वो बात देखो। केकड़ी नाम की एक जगह है, जगह का नाम है केकड़ी, केकड़े की पत्नी नहीं है ये, केकड़ी अजमेर। केकड़ी अजमेर के बागो जी, बागो जी एक नाम और है, लिख देता हूँ, चलो अजीब सा है इसलिए मैं कई बार लिखता नहीं। ठीक है, हंसने लगते हैं बच्चे इस पे। बागो जी नाम बड़ी है। एक नाम और है नागो जी, बागो जी है नागो जी जाट। ठीक है, तो केकड़ी अजमेर के बागो जी या नागो जी जाट ने यह राजस्थान में प्रारंभ किया था। पूछ ले भी राजस्थान में किसने स्टार्ट किया? बागो जी बता देना। नागो जी अजीब सा नाम है, मैं क्लास में जब भी करवाता हूँ ना मैं बागो जी लिखता हूँ हमेशा, हंसने लगते हैं बच्चे कई बार, पता है। चलो कोई बात नहीं, है तो है नाम ऐसा। बढ़िया आदमी, बढ़िया थे, नाम नागो जी, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया आदमी है। अब देखो, एक महिला है, कलाकार है, नाम है जसमा ओडन, सॉरी शांता गांधी। शांता गांधी, शांता गांधी ने भवाई के ऊपर जसमा ओडन, जसमा ओडन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये। शांता गांधी ने जसमा ओडन नाटक लिखा
अब नाटक लिखते हैं पहले, बाद में उसको फिल्माया जाता है, मतलब प्रस्तुत करते हैं। शांता गांधी ने 10वां ऑर्डिनल नाटक लिखा जो लंदन में नमस्ते लंदन है, लंदन में फिल्माया गया, लंदन में फिल्माया गया था। हो गई यहाँ तक की बात। अब हम बात करेंगे कलाकारों की। कलाकार कौन कौन है इसके? एक तो है श्रेष्ठा सोनी, बहुत बढ़िया कलाकार है। श्रेष्ठा सोनी को इस कला के लिए लिटिल वंडर की उपाधि दी गई, लिटिल वंडर की उपाधि प्राप्त है, उपाधि प्राप्त है। इसके अलावा अन्य में अपनी बात करें तो अन्य एक कलाकार और है जिसका नाम है अस्मिता काला। अन्य कलाकार है अस्मिता काला। ये अपना नाटक कंप्लीट यहाँ पे हो गया जिसका नाम है बवाई। ठीक है, शाबाश, उतार लो इसको। ठीक है, उतार लिया। बवाई हो गया, भवाई नाटक हो गया, बवाई। अच्छा, एक चीज आपको मैं करवाता हूँ, कठपुतली। कठपुतली के बारे में भी बताऊंगा, स्वांग के बारे में बताऊंगा। स्वांग बढ़िया चीज है, मैं पहले स्वांग करवा देता हूँ आपको। स्वांग या बहरूपिया कला, स्वांग या बहरूपिया कला। देखो, स्वांग का मतलब क्या होता है? किसी भी धार्मिक, प्रशासनिक, राजनीतिक या कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी व्यक्ति, चरित्र, कुछ भी हो, उसकी जब हम एक्टिंग करते हैं तब ये काम कहलाता है स्वांग या बहरूपिया कला। ठीक है, आपने देखा होगा ये अभी फसल कटाई के बाद में ये जो छुट्टियां होती है गर्मियों की, इसमें एक आदमी कई बार हनुमान जी बन के आ जाता है, वो ये आदमी दूसरे दिन शिव जी बन के आता है, कभी वो इंस्पेक्टर बन के आ जाता है ना। तो ये कला क्या कहलाएगी? स्वांग या बहरूपिया कला कहलाएगी। एक बात इसमें और ध्यान में रखना, अपने यहाँ पे स्वांग या बहरूपिया ये कला दिखाने वाले लोग भांड होते हैं। ठीक है, आते आवाज़ लगाएंगे, आग्यो भांड गालो घी खांड। ठीक है, ऐसी आवाज़ लगाते हैं। या फिर और एक बात और है इनमें, हमने यहाँ पे देखें उनमें कलाकारों में कोई हमें खास बात नहीं दिखती इतनी ज़्यादा, लेकिन एक आदमी है जानकीलाल भांड, जो विदेशों में भी अपने प्रोग्राम दिखा के आया, इतना फेमस हो गया कि पूरे वर्ल्ड में मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। तो जानकीलाल जी भांड से हमें ये शिक्षा मिलेगी कि आदमी कोई काम करो उसको खूब मन लगा के करो। ठीक है, तो उसमें प्रसिद्धि पूरी जी जान लगा दो, उसमें अपने को प्रसिद्धि जरूर मिलती है। अब देखो, एक भांड है जो दुनिया तक फेमस, पूरी दुनिया भर में फेमस हो गया और उसको मंकी मैन के नाम से लोग जानते हैं। ठीक है, तो भांड बनो तो भी टैलेंट होना चाहिए। ठीक है, कोई भी काम में बिना टैलेंट के नहीं हो सकता, बढ़िया टैलेंट होना चाहिए, पैशंस होना चाहिए अपने अंदर। स्वांग या बहरूपिया कला का अर्थ क्या होता है? किसी धार्मिक, सामाजिक पात्र का अभिनय करना, अभिनय करना क्या कहलाएगा? स्वांग या बहरूपिया कला। अब देखो, भीलवाड़ा के जानकीलाल भांड को, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, जानकीलाल भांड को मंकी मैन के नाम से जाना जाता है, मंकी मैन के नाम से जाना जाता है, मंकी मैन के नाम से इसको जाना जाता है। अन्य कलाकार पूछ ले अपने से तो बताएंगे राम स्वरूप भांड,
और एक जोधपुर में एक भांड फेमस है जिसका नाम है धनरूप भांड। धनरूप भांड। मुख्य अगर पूछ ले मुख्य कौन कौन से नाटक दिखाए जाते हैं, कौन कौन से पात्र होते हैं, तो कितने मर्जी लिख देना आप जितने आपने देखे हैं। शिव जी, हनुमान जी, इंस्पेक्टर, सेठ सेठानी, नारद जी, ये सारे जो है रोल है ये बहरूपिया करता है। तो ये अपने सवांग या बहरूपिया कला यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे नौटंकी की। नौटंकी 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाने के कारण इसका नाम पड़ा नौटंकी। यूपी वाली साइड नौटंकी बड़ी फेमस है, आपने फिल्मों में देखा होगा, नौटंकी देखने गए थे, ठीक है। शेर और शायरी हंसी मजाक वाला प्रोग्राम होता है और एक स्टेज बना होता है, वहाँ पे लेडीज़ डांस करती है, ठीक है, और बहुत सारे जो लोग होते हैं पब्लिक वो साइड में खड़ी रहती है, वो प्रोग्राम देखती है, इसको नौटंकी कहते हैं। नौटंकी नाम आते हैं आप ध्यान में रखना, नौटंकी सबसे ज़्यादा ये यूपी वाले करते हैं, यूपी वाले लोग नौटंकीबाज होते हैं। तो नौटंकी मूलतः उत्तर प्रदेश की है, मूलतः कहाँ की है नौटंकी? यूपी की। यूपी के टच करता है भरतपुर। राजस्थान में भरतपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर की प्रसिद्ध है नौटंकी। अब इसके बाद में देखो मैं तरीका बताता हूँ इसके कलाकार को याद करने का। नौटंकी करोगे तो नाचोगे, नाचोगे तो धूल उड़ेगी, धूल उड़ेगी तो सिर में गिरेगी, और सिर में धूल गिरती है, जब नौटंकी में सिर में धूल गिरती है तो बाल भूरे भूरे हो जाएंगे। तो नौटंकी का जो प्रवर्तक है, नौटंकी का प्रवर्तक है भूरी लाल। नौटंकी का प्रवर्तक हो जाएगा भूरी लाल। मुख्य वाद्य यंत्र की अगर इसमें अपने बात करें तो यहाँ पे रहेगा डफ, रहेगा डफली रहेगी, ठीक है, डफ है, डफली है, सारंगी है, ये इसमें मुख्य मुख्य वाद्य यंत्र रहेंगे किसमें? नौटंकी में। बस प्रवर्तक पूछता है पेपर वाला कि नौटंकी का प्रवर्तक कौन है, तो सिंपल सा तरीका है, नौटंकी करोगे, नाचोगे, नाचोगे, धूल उड़ेगी, धूल उड़ेगी तो बालों में गिरेगी, बाल भूरे भूरे हो जाएंगे, भूरे भूरे भूरी लाल। नौटंकी के बाद में एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, बोर्ड अपने को थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए इसमें, चलो आ जाएगा कठपुतली। कठपुतली कहाँ बनती है इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, कठपुतली के बारे में, ठीक है। और अब कैसे बनती है और कौन बनाता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। कठपुतली के बारे में मैं समझा चुका हूँ। छोटे छोटे लकड़ी की महिला पुरुष जैसी इतनी इतनी आकृति होती है, गुड्डे गुड्डी जैसी आकृति होती है, डोल जैसी आकृति होती है, और एक छोटे से स्टेज के ऊपर इनको रखा जाता है। इनके हाथों पैरों में धागे बंधे होते हैं और वो धागे, पर्दे के पीछे एक आदमी बैठा होता है जिसकी अंगुलियों के साथ वो अटैच रहेंगे, और वो आदमी अंगुलियों को इस प्रकार से हिला के और फिर कठपुतली का नृत्य करवाता है, मेले में दिखाई जाती है। अब देखो आप बात यहाँ पे, पहली बात तो आड़ू की लकड़ी से बनती है। आड़ू की लकड़ी हल्की होती है, ठीक है, आड़ू की लकड़ी से निर्मित। आड़ू आदमी भारी होता है, आड़ू की लकड़ी हल्की होती है, आड़ू की लकड़ी से निर्मित है, ठीक है। हो गई इतनी बातें। अब इसके बाद में देखो इसका जो मुख्य सूत्रधार है, मुख्य इसका सूत्रधार जो पर्दे के पीछे बैठ के इनको मैनेज करता है और इनको ऑपरेट करता है, नचाता है इनको, मुख्य सूत्रधार इनका कहलाएगा स्थानक। ये बहुत जरूरी बात है, ध्यान रख लेना, मुख्य सूत्रधार स्थानक। कठपुतली नाटक भी है और कठपुतली डांस भी है, ठीक है, नृत्य भी है। अब देखो नट जाति नचाती है, नट जाति द्वारा इसका क्या किया जाता है? प्रदर्शन किया जाता है। नट जाति होगी, नचाने वाला आदमी स्थानक कहलाएगा। मैं टाइप बता देता हूँ कठपुतली के टाइप। 4 टाइप होते हैं, सूत्र या धागा पुतली, छड़ पुतली, छाया पुतली
और दस्ताना पुतली। दस्ताना पुतली ये इसके क्या हो जाएंगे टाइप। कठपुतली कला को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई थी देवीलाल साम्बर ने। देवीलाल सांबर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको फेमस किया। और इन्होंने ही क्या काम किया, उदयपुर में कठपुतली म्यूजियम बनवाया। कठपुतली म्यूजियम बनवाया। पूछ ले कठपुतली म्यूजियम कहाँ है, तो उदयपुर में। किसने बनाया, तो देवीलाल सांबर ने। तो ये हमारे मुख्य लोक नाट्य यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। मैंने लीलाएं आपको करवा दी, भवाई नौटंकी करवा दी, तमाशा भी करवा दिया मैंने, गौरी करवा दी, स्वांग चार बेत करवा दिया, रम्मतें करवा दी, ख्याल भी आपको मैंने करवा दी। अब ये सारा कुल मिला के 1 घंटे का टॉपिक है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड को मिला के लगभग 1 घंटे का ये टॉपिक अपना रहेगा। 1 घंटा आप अगर बुक में से ना पढ़ो और ढंग से अगर वीडियो देख लोगे तो ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और हमेशा कोई भी, चाहे छोटी कोई परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, उसमें 1 नंबर का प्रश्न ये 101% आना ही आना है। ख्याल में कुचामणी ख्याल पूछ लेते हैं, नौटंकी का ये पूछ लेते हैं, भूरीलाल पूछ लेते हैं, देवीलाल सांबर पूछ लेते हैं कठपुतली में। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपने कोई और नया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, इस टॉपिक में इतनी ही बातें हैं सारी। ये टॉपिक बढ़िया तरीके से अपना कंप्लीट है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। और आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इतनी देर तक आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सुना, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हों। मैं आभारी हूँ आपका। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने कोई एक टॉपिक उठा लेंगे, देखेंगे कौन सा विचार करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक और उठाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे प्यारे बच्चों।